हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। फर्स्ट हमारी लेक्चर में हमने क्या किया, जो हमारे टर्मिनोलॉजीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से टर्म्स थी, वो हमने पढ़ी समझी। अब इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ें करने वाले हैं, एक अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जो है वो अभी तक आपने सुना होगा, एक डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग जो होती है ना। जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इवेंट्स होती हैं, उनको जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। पर एक्चुअली में जो बोला जाता है, कहा जाता है कि हम लोग अब पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग सिस्टम दो होते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम, एक सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, पर क्या एक्चुअली में सिंगल एंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है? नहीं बच्चों, एक्चुअली में सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, हार्डली विद इन 20 to 25 मिनट्स में हम लोग ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे समझ भी लग जाएगा कि एक्चुअली में दोनों में अंतर क्या है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है एक्चुअली में। ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है जी? कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री अकाउंटिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री अकाउंटिंग बोलते हैं। ये मेथड है बुक कीपिंग का दैट रिलाइज ऑन द टू साइडेड अकाउंटिंग एंट्री, टू साइडेड अकाउंटिंग एंट्री टू मेंटेन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या? सेल, परचेज, एक्सपेंसेस कोई इनकर किया है हमने, है ना, किसी को पेमेंट करी है, किसी से पेमेंट आई है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं कागजों में, है ना, अपने रिकॉर्ड्स में लेकर आना चाहते हैं। इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स में लेकर आना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा जो पहला और मेन मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है वो होता है डबल एंट्री। अब डबल एंट्री में कहते हैं हर एक जो एंट्री होती है डबल एंट्री सिस्टम में, हर एंट्री जो होती है उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंड अपोजिट एंट्री टू ए डिफरेंट अकाउंट होती है। डबल एंट्री सिस्टम हैज टू इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें दो साइड होते हैं, उसमें सेम अमाउंट के साथ, सेम अमाउंट के साथ डेबिट किया जाता है और सेम अमाउंट के साथ ही क्रेडिट किया जाता है। कहते हैं द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मेड इट पॉसिबल टू रिकॉर्ड नॉट ओनली कैश बट ऑल सॉर्ट ऑफ मर्केंटाइल ट्रांसैक्शन। कहते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम है, जो डबल एंट्री सिस्टम है हमारा डेबिट और क्रेडिट वाला, इसमें खाली कैश ट्रांसैक्शन नहीं रिकॉर्ड होती, सभी तरीके की ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो नॉन कैश हो। कुल मिला के हम कहना क्या चाह रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कोई भी हम ट्रांसैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, कोई भी इवेंट होता है, ट्रांसैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी हम ट्रांसैक्शन करते हैं, इवेंट्स होता है जो मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है, उसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हैं। वो कैसे? डबल एंट्री मींस, अब देखिए मान लीजिए हमने कोई गुड्स परचेज करी, गुड्स परचेज करने से सिंपल सोचिए, अभी अगर हम अकाउंट्स की बात ना ही करें तो सिंपल सोचिए, गुड्स परचेज करने पर हुआ क्या, हमने कुछ कैश पे किया तो गुड्स ले आए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्लस हो गया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री प्लस हो गया, स्टॉक आपके पास आ गया, और एक चीज चली गई, दैट इज कैश, कैश चला गया आपसे। ठीक है, अगर ऑन क्रेडिट पे है तो क्या होगा, इन्वेंट्री आई गई, इन्वेंट्री तो प्लस ही है, अब यहां पर किसी बंदे को पैसे देने हैं। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हर ट्रांसेक्शन को डेबिट और क्रेडिट की मदद से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, जितना डेबिट होगा इक्वल अमाउंट के साथ क्रेडिट होगा, जितना डेबिट होगा उतने अमाउंट के साथ इक्वली क्रेडिट होगा, जिससे क्या होगा, हर ट्रांसेक्शन को बिल्कुल एक प्रॉपर यूनिफाइड सिस्टम से रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी,
डबल एंट्री सिस्टम क्या है? हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इवेंट्स को, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कागजों में उतारना डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स के साथ। अब डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो हम अब इसी लेक्चर में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सुनने को, समझने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए जी, अब आगे चलते हैं। फीचर्स क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के? यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, टू फोल्ड एस्पेक्ट्स है, दैट इज वन पार्टी गिविंग द बेनिफिट एंड अदर पार्टी रिसीविंग द बेनिफिट, है ना। एक पार्टी, अब मैं यहाँ पे गुड्स रिसीव कर रहा हूँ, अगर गुड्स परचेज कर रहा हूँ, और आपको क्या आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? आपको पैसे मिल रहे हैं, है ना। अदर पार्टी को बेनिफिट, दूसरी पार्टी को बेनिफिट क्या हो रहा है? आपको रेवेन्यू मिल रहा है। और हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो टू एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज वन इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। वन अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। एवरी डेबिट मस्ट कोरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल टू द क्रेडिट, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों केसेस में हमेशा हमेशा इक्वल ही होगा। डेबिट और क्रेडिट हमेशा हमेशा इक्वल ही होगा। ठीक। एडवांटेजेस, अब कुल मिला के आपको डबल एंट्री सिस्टम पता लग गया। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? यहाँ पर जो कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हम उसको अपने किताबों में उतारते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और हर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में उतारा जाएगा, और डेबिट और क्रेडिट दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, जिससे क्या है, एक ट्रांजैक्शन के एक्चुअली में हम उसको कह सकते हो ट्रेस कर सकते हैं इजीली। जैसे कि मान लीजिए हमने कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कैपिटल में क्या था? अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। कैपिटल बिजनेस में आया तो मतलब प्रोप्राइटर ओनर जो है घर से पैसा बिजनेस में लेकर आया, उसे हम क्या वर्ड देते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं जिसके लिए? कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब बिजनेस में क्या आया है? कैश। तो कैश डेबिट हो गया। अब गया क्या है? कुछ गया तो नहीं है, यहां पर हमें देने हैं पैसे। देखा जाए, बिजनेस एंटिटी ने किसी पर्सनल नेचर के पर्सन से पैसे लिए हैं, वो नेचर पर्सनल क्या होता है ये भी आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक्चुअली मैं आपको बहुत फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको करवाऊंगा कि जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इतने ज़बरदस्त क्लियर हो जाएं कि आपको आगे जाके किसी तरीके की कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से कंप्लीट पूरा देखिए। ठीक है जी, ध्यान से सुनते हुए। अब हम इसमें क्या करते हैं? सभी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको डेबिट और क्रेडिट में जो इक्वल होती है, इक्वलाइज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या क्या होने वाले हैं? कहते पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर द, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो रियल है, चाहे वो नॉमिनल है, सभी अकाउंट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है जी, बोथ द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, है ना। इससे हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता लगती है। इट इंश्योर द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अब देखिए ना, हर ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट इक्वली रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई एंट्री मिसप्लेस होने का कोई पता नहीं लग रहा, पैसा कहाँ से आया, कहाँ को गया, है ना। तो ये सब कुछ इंश्योर कर देता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। ठीक है जी, क्योंकि सभी अमाउंट डेबिट और क्रेडिट इक्वली रिकॉर्ड की जा रही हैं। इट प्रिवेंट्स एंड मिनिमाइज द एरर। ये गलतियां होने से रोकता भी है, और अगर होने का कहीं पर चांस भी है उसको मिनिमाइज करता है। ठीक है जी, और अगर कहीं पे फ्रॉड हुए हैं तो उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर कहीं पर फ्रॉड हैं, हो रहे हैं या हुए हैं, तो उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है डबल एंट्री सिस्टम की मदद से। और एरर्स को क्या है, गलतियों को आसानी से चेक किया जा सकता है और उसे रेक्टिफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत इजीली सिंपल वे में हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे प्रिंसिपल्स की वजह से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, है ना, कि यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर गलत रिकॉर्ड हुई हुई है। और कितने पैसे किसको देने हैं, कितने पैसे किसके लेने हैं, मतलब जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, है ना, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ये सब लोगों को कितने, कोई लोन अकाउंट बैंक का खड़ा है, ठीक है, किसको
कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये सब कुछ इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कहते हैं यहाँ पर बिजनेसमैन को फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है कि साल के दौरान हमने कितना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से हमें यहाँ पर ट्रेडिंग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट पता कर लेते हैं और फाइनेंशियल बैलेंस शीट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता कर लेते हैं और करंट ईयर के डेटा को हम पिछले साल के सिचुएशन के साथ मेजर करके डिटरमाइन कर सकता है जो बिजनेसमैन है, ऑनर है, कि भाई हम अच्छी सिचुएशन में चल रहे हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की स्कोप है। द बिजनेसमैन कैन जस्टिफाई द स्टैंडिंग ऑफ हिज बिजनेस इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, है ना। बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है कि क्या मैं जो इस साल की सेल है पिछले साल की परचेज सेल के साथ, इस साल की परचेज पिछले साल की परचेज के साथ, एक्सपेंसेस के साथ मेजर करके डिटरमाइन कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है कि क्या मेरे रिजल्ट जो हैं जो मेरे वो सही हैं कि नहीं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है। उसके बाद जैसे मैंने बता ही दिया, यहाँ पर हमारे को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट पता लग जाता है, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता लग जाती है डबल एंट्री सिस्टम की मदद से। और सरकार को, अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की वजह से डबल एंट्री सिस्टम से जो हमने अकाउंटिंग तैयार करी, उस अकाउंटिंग से पता लग जाता है कि एक्चुअली में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर एक्चुअली में वो सिक यूनिट्स हैं, उनको या तो फिर बेचने की ज़रूरत है या तो फिर उनको सही करने की ज़रूरत है ना। उनके लिए डिसीजन क्या लेना चाहिए, सरकार को, संस्थाओं को क्या डिसीजन लेना चाहिए, संस्थाओं के लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या उसे बेच देना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। वो सब कुछ यहाँ पर पता लग जाता है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से। और जो अदर स्टेक होल्डर है, सप्लायर और बैंक, यहाँ पर प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं कि भाई एक बिजनेस एंटिटी की जब उन्हें प्रॉपर सिचुएशन पता लग जाएगी तो वो ये डिसीजन लेने में उन्हें आसानी होगी कि पैसा उन्हें उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्रेडिटर्स जो है, मान लीजिए मैं उसी एंटिटी को ही पैसा उधार दूंगा ना जिस एंटिटी का स्कोप होगा मुझे वापस मिलने का। मैं उस एंटिटी को कभी भी पैसा उधार नहीं दूंगा जिससे मुझे पता है पैसे मिलने की कोई संभावना ही नहीं है ना। तो उनके लिए मैं कभी भी उधार नहीं दूंगा, है ना। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं डबल एंट्री सिस्टम से। अब सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है और एक्चुअली में डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री का समरी, एक क्रक्स। कहते हैं जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग ऑल्सो नोन एज सिंगल एंट्री अकाउंटिंग, ये क्या है, मेथड ऑफ बुक कीपिंग है जो रिलाई करता है वन साइडेड अकाउंटिंग एंट्री। डबल एंट्री जो सिस्टम था वो डबल एंट्री पर, और ये सिंगल एंट्री पर रिलाई करता है। अब कैसे, कहते हैं जो बिजनेस इस सिस्टम में, सिंगल एंट्री सिस्टम में जो बिजनेस हाउसेज हैं वो अपनी कन्वीनियंस के लिए एंड मोर प्रैक्टिकल अप्रोच इग्नोर द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। वो क्या कर देते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग ही नहीं बनाते, रिकॉर्ड ही नहीं बनाते, प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो ही नहीं करते वो लोग। कहते हैं वो लोग सिर्फ क्या है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं वो सिर्फ असेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कहते कोलर के अकॉर्डिंगली उनमें अकाउंटेंसी की जब बात की गई है, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच ए रूल ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट। जब बुक कीपिंग जब की जाती है उसमें सिर्फ कैश और पर्सनल ट्रांसैक्शन, मतलब रियल और पर्सनल अकाउंट जब मेंटेन किए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल एंट्री, मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोल देते हैं या सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। कहते हैं इसको हम सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। बोथ द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन एंड इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। यहाँ पर जो बिजनेस के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो रिकॉर्ड नहीं होते। और यूजुअली द सिंगल एंट्री सिस्टम यूजुअली ए कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन्ड, है ना। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें यूजुअली क्या मेंटेन होता है, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं।
अब मैं आपको समरी करके बता देता हूँ एक्चुअली में सिंगल एंट्री है क्या। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। थ्योरेटिकल हमने रीड कर लिया आसानी से, कुछ खास नहीं था। अब सिंगल एंट्री सिस्टम एक्चुअली में है क्या। एक बिजनेस एंटिटी है छोटी मोटी, सेल बहुत थोड़ी है उसकी, ठीक है, परचेज बहुत थोड़ी है, इसलिए वो क्या करती है, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करती, प्रॉपर फुल फ्लैज रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करती। वो कुछ को लोगों का पर्सनल अकाउंट से मतलब यहाँ पे क्या है, किसी से पैसे लेने हैं, मतलब कस्टमर से, डेटर से पैसे लेने हैं, डेटर अकाउंट बनाती है, लेजर बना के रखती है उन लोगों का, है ना, डेटर अकाउंट बना के रखती है। किसी को पैसे देने हैं, उनका अकाउंट बना के रखती है, क्रेडिटर्स का। बैंक लोन ले रखा है, उसका अकाउंट बनाती है, या फिर बैंक अकाउंट मेंटेन करके रखती, कैश बुक बनाती है ना, कैश बुक बनाती है। और इसके अलावा और कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, या फिर कोई एसेट्स वगैरह खरीदी, उसका रिकॉर्ड बना लिया। मतलब फुल फ्लैज कंप्लीट जो सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कंप्लीट वे में नहीं रिकॉर्ड किया जाता, इसलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं। अदरवाइज सिंगल एंट्री नाम का कोई सिस्टम होता ही नहीं है ना, सिंगल एंट्री नाम का कोई सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है ना। सिंगल एंट्री क्या है एक्चुअली में, सिंगल एंट्री कुछ नहीं है अपने आप में। सिंगल एंट्री में क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर फुल फ्लैज रिकॉर्ड नहीं है, जो उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बोला जा रहा है बस। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, अब यहाँ पर आप बोल सकते हो सिंगल एंट्री सिस्टम में याद करने के लिए, अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पर सिर्फ कैश और पर्सनल नेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम में फुल फ्लैज रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जाते। डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल्स होते हैं, उस रूल्स को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोल दिया जाता है। अदरवाइज कुछ है ही नहीं सिंगल एंट्री सिस्टम तो, है ना। जब कोई बंदा प्रॉपरली, कोई बिजनेस एंटिटी प्रॉपरली डबल एंट्री के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, मतलब डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करता, फुल फ्लेजेड डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है जी। डबल एंट्री में क्या हुआ, फुल फ्लेज रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट के साथ, हर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, हर ट्रांसैक्शन और इवेंट जो भी होती हैं उसको ड्यूअल एस्पेक्ट के साथ, डेबिट और क्रेडिट के एस्पेक्ट के साथ, इक्वल अमाउंट के साथ किताबों में उतारा जाता है, चाहे वो रियल है, चाहे वो नॉमिनल है, चाहे वो पर्सनल, मतलब पर्सनल या इम्पर्सनल नेचर की सभी ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है जी। जिससे क्या है, बहुत सारे हमारे हमारे को फायदे होते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है, एरर्स वगैरह अगर होते हैं तो डिटेक्ट हो जाते हैं, अगर बहुत मिनिमम होते हैं यहाँ पर, है ना, और इसको एरर से प्रिवेंट करता है, ठीक है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता लग जाती है हमें, प्रॉफिट साल के दौरान कितना हुआ, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है पर्टिकुलर डेट की, और जो लेंडर्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर इस एंटिटी को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट्स को भी पता लग जाता है कि गवर्नमेंट्स यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम की मदद से उनकी सिचुएशन पता लग जाती है, जिससे क्या है, गवर्नमेंट अपने जो सिक यूनिट्स हैं उसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल फाइनली डिसाइड हो जाता है कि ये हमें कुछ करना है या इनके अगेंस्ट नहीं करना, ठीक है जी। ये था हमारा फुल फ्लेज डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम। अब एक नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था लेक्चर का, उससे भी बहुत ज़्यादा, कई गुना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है जी। चलिए जी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तीन चीज़ें होती हैं जी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, ठीक है जी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, एक एक करके हम तीनों को
समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जी? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन द assumptions on the basis of which financial statement of a business entity are prepared। कहते हैं ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करते हैं, डिफाइन द assumptions on the basis, assumptions बताता है, assumptions on the basis of which financial statement of a business entity are prepared। ठीक है। certain concepts are perceived, assumed and accepted in accounting to provide a unified structure and internal logic to the accounting process। कहते कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आइडिया या नोशन जिसका क्या है यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइडिया, एक आइडिया जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मतलब कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, मतलब सभी एंटिटी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स से जो हम पढ़ेंगे उन सेम कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करती है ना। जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे वो सही, वो कॉन्सेप्ट सभी बिजनेस एंटिटी उसको फॉलो करती हैं और उसी के हिसाब से अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच गवर्न द अकाउंटिंग मेथड्स, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की उंगली पकड़कर हम लोग जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट्स आर दोज बेसिक assumptions and conditions which form the basis upon which accounting has been laid, है ना। यही चीज मैंने बोली आपको, भाई इन्हीं की उंगली पकड़ कर यही जो कॉन्सेप्ट्स होंगी उसमें जो assumptions या conditions होंगी, है ना, उसको फॉलो करते हुए हम लोग क्या है अकाउंटिंग करेंगे। Unlike physical science, accounting concepts are the only result of broad consensus, है ना। कहते these accounting concepts lays the foundation on the basis of which accounting principles are formulated। कहते अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं, फाउंडेशन खड़ा करते हैं, एक नींव खड़ा करते हैं कि इस नींव के बेसिस पर ही आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉर्मुलेट किए जाएंगे, है ना। आपके जो बिजनेस एंटिटी के रिकॉर्ड करने के लिए प्रिंसिपल्स आप इसी को देखते हुए ही आप फॉलो करोगे। ठीक है जी। अब ये तो था कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या है, जिनको फॉलो करते हुए, जिनके बेसिस पर हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जिन अजम्पशंस पे, कंडीशंस पे अकाउंटिंग की जाती है ना, तो उनको कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रिंसिपल्स क्या होता है जी, कहते अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कहते प्रिंसिपल्स आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन commonly associated with the theory and procedure of accounting serving as an explanation of current practices and as a guide for the selection of convention or procedure which alternatives exist। कहते हैं यहां पर हम लोग गाइडेंस देते हैं किस लिए, फॉर द सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन और प्रोसीजर्स, कि भाई कौन सा आपको कन्वेंशन फॉलो करना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा एक्चुअली में जो प्रोसीजर है और कन्वेंशन है उसको फॉलो किया जाए, जहां पर क्या डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो वो कहते हैं सेटिस्फाइड करना चाहिए ये वाली कंडीशंस, बेस्ड ऑन द रियल अजम्पशंस। जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया है वो रियल अजम्पशन के बेस पर होना चाहिए। कहते हैं सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, है ना। अब देखिए आप कहते हो कि मेरे सिंपल, अगर हम बात करें यहाँ पे अकाउंटिंग की बात ना करें, आप कहते हो कि मैं अपने प्रिंसिपल्स पर जिंदगी जीता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि आपके प्रिंसिपल क्या हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते प्रॉपरली, है ना।
तो मतलब क्या है, वो पहली बात सिंपल नहीं है, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, एक्सप्लेनेटरी नहीं है वो, है ना, अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो मतलब क्या है, ऐसे ही अकाउंटिंग में जो भी अगर आपने कॉन्सेप्ट से हटके या अपना ही कोई प्रिंसिपल अपनाया है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से फॉलो किए हैं आपने, मतलब अपने प्रिंसिपल से आपने रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, अकाउंटिंग करी है, तो वहां पर आपको से वो सिंपल होने चाहिए प्रिंसिपल आपके, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। आप एक्सप्लेनेशन दे सको कि क्यों ये चीज ऐसे है ना, और उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रोडिक्शन, कहते हैं वो इस तरीके के होने चाहिए जिससे क्या है, फ्यूचर प्रोडिक्शन दिख सके, है ना, रिफ्लेक्ट हो सके, और शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर। अगर आपने अपने यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के भले के लिए, अच्छाई के लिए, फ्यूचर में बेनिफिट के लिए कुछ नई चीज करने की कोशिश करी है, तो कहते हैं वो क्या है, आपके यूजर के इंफॉर्मेशनल होने चाहिए, तभी आप उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है अपने फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, जो आपको कुछ एक गाइड का काम करते हैं। प्रिंसिपल क्या होते हैं कि भाई हम इसी चीज को फॉलो करते हुए, है ना, इसी चीज को हम अपने सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, एक स्पेसिफिक थ्योरी को फॉलो करते हुए हम एक रास्ते में चलेंगे, है ना, एक ही इस डायरेक्शन में चलेंगे, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए कहते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रियल अजम्पशन के बेस पे होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, एक्सप्लेनेबल, एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, कंसिस्टेंटली फॉलो होने चाहिए, है ना, और आपके फ्यूचर प्रोडिक्शन के बेस्ड होने चाहिए, उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए फ्यूचर प्रोडिक्शन, और जो आपका यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके लिए इंफॉर्मेशनल होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट है, पहले हमने पढ़ा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स, और लास्ट इज कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस emerge आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। कहते हैं जो कन्वेंशंस हैं वो emerge होते हैं आउट ऑफ इसके प्रैक्टिसेस से, कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स जो फॉलो किए जाते हैं, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उनके थ्रू emerge होती हैं क्या, कन्वेंशंस। दीज कन्वेंशन आर डिराइव बाय द यूजेज एंड प्रैक्टिस। कहते हैं जो कन्वेंशंस हैं ये प्रैक्टिस के दौरान डिराइव होती हैं, अराइज होती हैं, आप कह सकते हो अराइज होती हैं, है ना, और यूजेज के दौरान। अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ द वर्ड में चेंज एनी ऑफ द कन्वेंशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना। कहते हैं जो अकाउंटिंग बॉडीज हैं अलग अलग देशों में, है ना, अलग अलग आप कह सकते हो इंडिया की बॉडीज या वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग बॉडीज बनी हुई हैं, जो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर जो कन्वेंशन है उसको समय समय पर चाहे तो बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जिनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, यहाँ पर यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, अगर एक फॉर्म फॉलो कर रही है वो सभी सेम ही फॉलो करेंगे, है ना, तो हर जगह पर अगर उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है तो डिसीजन सेम ही होगा, मतलब रिकॉर्ड करने का तरीका, अकाउंटिंग का तरीका सेम ही होगा, है ना, और एप्लीकेशन सेम होगी उसकी। पर कन्वेंशन में जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इन द स्टडी मटेरियल द टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली, है ना। एक्चुअली में किताबों में जो प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन को एक दूसरे की जगह पे यूज किया जाता है ना, तो दोज बेसिक्स पॉइंट्स टू एग्रीमेंट ऑन विच फाइनेंशियल थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस आर फॉर्म। ठीक है जी, तो मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको सिंपली बताना चाहूँ, ठीक है, कि अकाउंटिंग एक्चुअली में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो जिनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कुछ रियल अजम्पशंस हैं, उस अजम्पशंस को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं,
और उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर बिजनेस एंटिटी जो है अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है, अकाउंटिंग करती है उनकी, उनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है उन कॉन्सेप्ट्स का। कन्वेंशंस जो हैं हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है, और अराइज होती हैं, कन्वेंशंस अराइज होती हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से, यूजेस से, है ना, और इनका जरूरी नहीं है कि कंपल्शन है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, ठीक है। और अकाउंटिंग बॉडीज जो हैं इसे चेंज कर सकती हैं समय समय पर, इसलिए इसलिए इम्प्रूवमेंट के लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक। और अगर आप इसकी कन्वेंशंस की एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। नंबर 1 कंजर्वेटिज्म, नंबर 2 फुल डिस्क्लोजर, नंबर 3 कंसिस्टेंसी, नंबर 4 मटीरियलिटी। ये 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। ये आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर कन्वेंशंस पढ़ेंगे, है ना। कन्वेंशन जो अराइज होते हैं, अराइज होते हैं कहाँ से? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करी जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो यूजेस किया जाता है उसके दौरान अकाउंटिंग कन्वेंशन अराइज होती हैं। ये अकाउंटिंग बॉडीज चाहें तो समय समय पर इसे चेंज भी कर सकते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है जी। चलिए, वो दूसरा हमने पढ़ा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो सकता है? प्रिंसिपल आपको पता है सिद्धांत जो है वो मेरे हो सकता है डिफरेंट हो, आपके हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है नहीं, पर कुछ शर्तें होनी चाहिए। सिद्धांत तभी आपके सही माने जाएंगे, है ना, तभी आपके एक्सेप्टेबल माने जाएंगे अगर वो सिंपल हैं, इजी हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं, ठीक है, और रियल अजम्पशन अजम्पशन जो है वो सही है ना, उसके अजम्पशन जो हैं रियल हैं, उसके बाद फ्यूचर प्रिडिक्शन रिफ्लेक्ट कर रही है, और इंफॉर्मेशनल है किसके लिए? यूज़र के लिए, ठीक है, तो फिर ये चीज़ सही मानी जाएगी, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं जी, ये हमारा हो गया क्या, यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग, अब कॉन्सेप्ट्स के बारे में मीनिंग पढ़ लिया आपने, कन्वेंशन पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि बिजनेस बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लगाइए, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट लेक्चर में पढ़ा टर्मिनोलॉजी में कैपिटल और ड्राइंग। घर से पैसा, घर से कोई भी चीज़ बिजनेस में लेकर आई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस से कोई भी चीज़ घर पे लेके जाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि भाई आप घर को और बिजनेस को मिक्स मत करो, घर को और बिजनेस को मिक्स मत करो। मान लीजिए एक बिजनेस एंटिटी का मैं प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है, वो सारी की सारी फॉर्म मेरी है, पैसा मेरा लगा हुआ है, या बाहर से लोन लिया है, जो भी है, पर फिर भी हम जो भी करेंगे, ट्रांसेक्शन्स करेंगे, सेल परचेज करेंगे, सबको हम प्रॉपरली अकाउंटिंग जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी पैसा बंदा दे रहा है, ले रहा है, उसकी अकाउंटिंग होगी। क्यों? क्यों होगी? ड्यू टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि भाई बिजनेस अलग है, बिजनेस को अलग रखिए, ऑनर को अलग रखिए। जैसे हम घर से पैसा बिजनेस में लेकर आए तो उसे कैपिटल बोल रहे हैं। क्यों? हम बोल रहे हैं ना कि भाई बिजनेस एंटिटी ने इस पर्सन को, जो ऑनर है, उसको पैसे देने हैं, उसको क्या बोल रहे हैं?
कैपिटल बोल रहे हैं, है ना। किस वजह से, क्यों बोल रहे हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है जी। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, जो क्या है, बेशक सारा पैसा ऑनर का लगा हुआ है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है ना। उसके बाद इफ दिस assumption इज नॉट फॉलो, द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी असर्टेन, है ना। जब आप, जब मर्जी घर से पैसा निकाली जा रहे हो, बिजनेस से सॉरी पैसा निकाली जा रहे हो, लाई जा रहे हो, पर कुछ अता पता ही नहीं है, तो उससे ऑपरेटिंग रिजल्ट कैसे पता लगेगा सही कि भाई यहाँ पर सही रिजल्ट क्या आया, सही प्रॉफिट या लॉस क्या आया है? नहीं पता लगा सकते ना। तो इसलिए अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करना जरूरी होता है। दूसरा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत इजी है जी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो चीज़ें मनी में मेजर हो सकती हैं, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात करी, अभी इस लेक्चर में भी बात करी, कि जो मॉनेटरी आइटम्स हैं जो मनी में मेजर की जा सकती हैं, सिर्फ वही जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड की जाएगी। जो इंफॉर्मेशन मनी में मेजर की जा सकती हैं, मतलब जो आइटम्स मनी में मेजर की जा सकती हैं वही रिकॉर्ड होंगी, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड होंगी। ठीक है जी। ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी। जो मनी में मेजर हो सकती हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी, दूसरी नहीं होंगी। अब दूसरी कौन सी हो सकती हैं जो मनी में मेजर नहीं हो सकती? अब मान लीजिए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, गुड सर्विस है, सर्विस क्वालिटी अच्छी है, और अपना मैनेजमेंट जो है अच्छी मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट है, ठीक है। वो ब्रांड की अपना मान लीजिए प्रोडक्ट की अपना क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की लाइफ लॉन्ग लाइफ अच्छी है, ठीक है जी। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मनी में मेजर नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए ये क्या है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे, है ना। गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है हमारी, है ना। तो गुड मैनेजरियल क्वालिटी, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको हम मनी में मेजर नहीं दे सकते। क्यों नहीं मनी में मेजर कर सकते? क्योंकि बेशक, ठीक है जी, बेशक ये हमारे को इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट दे रहे हो, इनडायरेक्टली ये हमें बेनिफिट दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, पर इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक, ठीक है जी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फर्स्ट हो गया जी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या अजम्पशन बोल सकते हो। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या अजम्पशन क्या होता है? नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चलेगा। जब हम कुछ, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती कि जिससे क्या है आपको कुछ इंडिकेशन मिले कि बिजनेस के ना चलने की संभावनाएं हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो की जा रही है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम, अब मान लीजिए आप स्कूल जाते थे, स्कूल जब जाते थे आप, तो या जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, तो आप कॉलेज जाते हो, आज छुट्टी हुई मान लीजिए, है ना, कॉलेज की आपकी छुट्टी हुई, तो लेक्चर ऑफ कंप्लीट हुआ, तो जाते वक्त टीचर ओके बाय बेटा कल मिलते हैं, ठीक है, या फिर कुछ नहीं कहते अगर, ठीक है, तो वो ये तो नहीं वर्ड बोलते। अब यहाँ पर कल मिलते हैं जब बोलते हैं, ओके बेटा बाय कल मिलते हैं, ठीक है जी। तो या फिर मैं भी अपना अपने लास्ट लेक्चर में देखा ओके गुड बाय, ठीक है, जब बोला कल मिलते हैं, तो ये मैंने अजम्पशन लिया ना कि कल तक मैं नेक्स्ट लेक्चर तक बचूंगा, जिंदा रहूंगा, है ना, और मतलब आगे आपसे ही लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। मतलब यहाँ पर अजम्पशन लेकर हम यही चलते हैं ना बिजनेस, यहाँ पर हम गोइंग कंसर्न की अजम्पशन लेकर चलते हैं कि बिजनेस भी चलेगा, हम भी चलेंगे तब तक, है ना। तो मतलब क्या है, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, सपोज कीजिए एसेट खरीदते हैं, एसेट की लाइफ कहते हैं जी 5 साल, उसको हम कहते हैं जी 5 साल बाद उसकी सालवे वैल्यू इतनी होगी, ठीक है, और डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंगली इतनी बन रही है।
तो 5 साल जब एसेट की लाइफ ले रहे हैं एग्जाम्पल में, डेप्रिसिएशन मेथड में, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि बिजनेस एसेट भी 5 साल चलेगी, बिजनेस भी 5 साल चलेगा। मतलब वहां पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है ना। और जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है तो सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज एट कोस्ट पे रिकॉर्ड की जाती हैं। जब गोइंग कंसर्न कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है तो सभी एसेट्स और लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड की जाती हैं? एट कोस्ट पे। ठीक है जी, सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज किस पे रिकॉर्ड की जाती हैं? एट कोस्ट पे। ठीक है, जितने भी खरीदी है हमने। अकॉर्डिंग टू दिस assumption एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न, है ना, कि भाई इज कंटिन्यूइंग इन द ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, कि हमारा बिजनेस जो है वो आने वाले समय में रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा, है ना। एंटरप्राइज जो है वो नॉर्मली व्यू की जाती है एज गोइंग कंसर्न और कंटिन्यू रहेगा इन ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। ठीक है जी, इट इज अज्यूम दैट एंटरप्राइज हैज नीदर द इंटेंशन, यहां पर यह माना जाता है कि एंटरप्राइज की ना ही कोई नेसेसिटी है, ना ही कोई इंटेंशन है बिजनेस को बंद करने की। एंटरप्राइज की ना ही कोई नेसेसिटी है, मजबूरी है ना, और ना ही कोई इच्छा है बिजनेस को बंद करने की, है ना। दो ही तरीके होते हैं बिजनेस को बंद करने के, या तो फिर मजबूरी होती है, बिजनेस एंटिटी ह्यूज लॉसेस में जा रही है, ठीक है, मार्केट को कवर नहीं कर पा रही, ठीक है, या प्रोजेक्ट किसी भी रीज़न से बंद होने जा रहा है ना, गवर्नमेंट ने उसके लिए रिजेक्शन अप्रूवल जो लाइसेंस वगैरह था वो रद्द कर दिया, तो वहाँ पर नेसेसिटी हो गई। ठीक है, एक होता है इंटेंशन, अपनी मर्जी से बंद कर दिया जी, ठीक है, हमने सोचा था कि 10 साल चलाएंगे, 10 साल बाद बंद कर देंगे, वो क्या था? इंटेंशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए, तो इस केस में गोइंग कंसर्न अजम्पशन माना जाता है कि फॉलो की जाती है। ठीक है जी, और ये भी मैंने आपको बता दिया, सभी एसेट्स और लायबिलिटी यहाँ पर एट कोस्ट पे रिकॉर्ड होती है जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट या अजम्पशन क्या है? यहाँ पर माना जाता है कि बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए चलेगा, मतलब आने वाले लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न किया जाता है जब, तो यहाँ पर माना जाता है कि ना ही कोई नेसेसिटी है, ना ही कोई इंटेंशन है बिजनेस को बंद करने की। ठीक है, और जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है तो सभी एसेट्स और लायबिलिटी एट कोस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन, या यहाँ पर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग, अब देखिए बिजनेस एंटिटी जो है, बिजनेस की जो लाइफ है, एक्चुअली में बिजनेस की जो लाइफ है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बांटी गई है। बिजनेस की लाइफ जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बांटी गई है। अब हर पार्ट जो है, यूनिट जो है वो 12 महीने का होता है, मतलब 1 साल का होता है। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, अगर आप देखिए, आप स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, या पढ़ चुके हो, तो यहां पर आपके फाइनल जो एग्जाम होते हैं, वैसे यूनिट टेस्ट भी होते हैं, है ना, फाइनल हर साल एग्जाम होते हैं, हर साल एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम एक बार ही होते हैं। रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई ये आपके मार्क्स हैं, है ना, ये आपके ग्रेड्स हैं, जो भी हैं मार्क्स या ग्रेड जो भी होते हैं। ठीक है, तो इससे आपका रिजल्ट दिखाया गया, बताया जाता है ना कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए आपका जो +2 क्लियर हुआ है 22-23 में हुआ है, सपोज कीजिए 22-23 में आपका +2 क्लियर हुआ है, तो वहां पर बताया जाता है कि फाइनेंशियल ईयर दिस, फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड, या अकाउंटिंग पीरियड नहीं लिखा जाता, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर इसमें 22-23 में, 22-23 में इस बच्चे ने नाम ये रोल नंबर, ये मार्क्स के सही ग्रेड अपना स्कोर के साथ क्लास 12 क्लियर करी है ना, तो वो आपका रिजल्ट दिखाया जा रहा है, पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिया जा रहा है, काइंड ऑफ, कि आपने
ये रिजल्ट आपका आया है, आपने ये किया है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में अकाउंटिंग पीरियड, है ना। अब जैसे आपका रिजल्ट देखा जा रहा है वैसे ही बिजनेस एंटिटी का भी रिजल्ट देखा जाता है कि भाई इसने हर साल क्या किया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, 31 मार्च को, ठीक है, या पर्टिकुलर डेट को फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, सब कुछ देखा जाता है, ठीक है जी। इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का सहारा लिया जाता है। और अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 3 हो सकते हैं। पहला फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। दूसरा कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और तीसरा एनी अदर 12 मंथ्स। ठीक है जी, एनी अदर 12 मंथ्स। ठीक है जी। तो कुल मिला के जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है, बिजनेस की लाइफ को, ये क्या कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएगा, मतलब हर एक एक साल में बढ़ जाएगा। मतलब आप अपने बिजनेस जो आपका चल रहा है, बिजनेस व्यापार जो आपका चल रहा है, उसका जो हम रिजल्ट है वो हर साल, एक एक साल के पीरियड में देखा करेंगे, पूरे साल में देखा करेंगे, ठीक है। अब वो साल जो है 1 जनवरी से 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी हो सकता है, मतलब कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। वो साल जो है, ईयर जो है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, या एनी अदर 12 मंथ्स हो सकता है, वो आप अपनी मर्जी से रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस के रिजल्ट को अपने यूजर्स को दिखा सकते हो, ठीक है जी। रेगुलरली फॉलो करोगे आप, सेम सेम अकाउंटिंग पीरियड जो है वो फॉलो करोगे, अपना रिजल्ट रिजल्ट प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए अपने यूजर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है, और सोसाइटी को, ठीक है, जहां पर आपकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है जी। चलिए, अकाउंटिंग पीरियड के बाद पहले मैचिंग पे नहीं आएंगे, पहले आएंगे हम लोग एक्रूअल, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है जी। एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। एक्रूअल क्या होता है, कहते हैं एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, expenses and incomes are recognized as they are earned or incurred as not only the money is received or paid। कहते हैं एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज दे आर अर्नड और इनकर, एज दे आर इनकर्ड और अर्नड। मतलब क्या है, अब मान लीजिए आपने एक एफडी करवाई, बिजनेस एंटिटी ने किसी कंपनी के, सपोज कीजिए हमने डिबेंचर खरीद लिए, हमने 10% डिबेंचर खरीदे किसी कंपनी के, कौन सी डेट को, 1 लाख रुपए के, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के हमने 10% डिबेंचर खरीदे, ठीक है जी। अब 1 साल का इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, 10,000 रुपये, ठीक है। हमने खरीदे कब है, सपोज कीजिए 1 जनवरी को खरीदे हैं, ठीक है, 1 जनवरी को खरीदे हैं। अब 1 जनवरी को हमने खरीदे हैं और 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 2500। अब सपोज कीजिए साल बाद इंटरेस्ट मिलना था हमें, 1 जनवरी को खरीदे, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलना था। अब 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, इंटरेस्ट अर्नड तो हो गया, बट रिसीव्ड नहीं हुआ।
क्या ये बिजनेस अकाउंट्स में मतलब रिकॉर्ड्स में रिकॉग्नाइज होगा? जी हाँ, होगा। किस कॉन्सेप्ट से? एक्रूअल कॉन्सेप्ट से। एक्रूअल कॉन्सेप्ट से रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट से रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट से रिकॉर्ड होगा कि यहाँ पर इनकम हम लोग मान लेंगे, चाहे वो इनकम रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकम एक्रू हो चुकी, अर्न हो चुकी है। 3 महीने का इंटरेस्ट देखा जाए, अर्न तो कर लिया ना हमने। 31 मार्च तक 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 2500। ये 2500 का इंटरेस्ट अर्न हो चुका है बट रिसीव नहीं हुआ। इट डजेंट मैटर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, रिकॉर्डेड एज वेन एज, रिकॉर्डेड या रिकॉग्नाइज एज वेन एज दे हैपेंड और अकर्ड। ठीक है जी, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड कर दिया जाएगा एज वेन एज दे हैपेंड और अकर्ड। ठीक है जी, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है। कहते हैं AS1 के अकॉर्डिंगली, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग, एक्रूअल इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption that is used in the preparation of and presentation of financial statement। ठीक है जी, जिसको अकाउंटिंग प्रिपेयर करने में और प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स। इसको अकाउंटिंग अजम्पशंस भी बोला जाता है। एक्रूअल जैसे गोइंग कंसर्न को कॉन्सेप्ट प्लस अजम्पशन है, एक्रूअल का भी कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशन भी बोला जाता है। अब वो कैसे, अजम्पशन कैसे होती है? 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं एक्चुअली में। एक एक्रूअल, एक एक्रूअल, एक गोइंग, दूसरा गोइंग कंसर्न, तीसरा कंसिस्टेंसी। एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्ट और कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन का मतलब होता है कि जब नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ नहीं बताया गया, भाई हम मान लीजिए जैसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, बिजनेस जो है, अकाउंटिंग जो है सॉरी, उसको 2 तरीके से बनाया जाता है, एक रिसीट बेसिस पर, एक एक्रूअल बेसिस पर। एक रिसीट बेसिस पर, एक एक्रूअल बेसिस पर। जो बिजनेसमैन होते हैं वो बुक्स बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पर, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है जी, वो बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट बेसिस पर। अब जब नहीं कुछ बोला हुआ तो क्या माना जाता है कि बुक्स किस बेसिस पर बनाई गई हैं? एक्रूअल बेसिस पर बनाई गई है, जब नहीं कुछ बोला हुआ। एक्चुअली मैं स्पेसिफिकली मेजर नहीं, सॉरी, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया, तो माना जाएगा कि आपने गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करी है, एक्रूअल अजम्पशन फॉलो कर रही है आपने। ठीक है जी, जब नहीं कुछ बताया हुआ तो स्पेसिफिकली हम ये मान लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया जी एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट आ गया जी जो हमारा कन्वेंशन था, जिसको हम कॉन्सेप्ट के नाम पे भी यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत काम आता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहता है वी मे प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस बट नॉट फॉर प्रोबेबल लॉसेस। वी मे प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस बट नॉट फॉर प्रोबेबल गेन्स। मतलब क्या है? कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल प्रोबेबल लॉसेस शुड बी अप्लाई। मैंने आपको यही बोला, वी मे प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस, मतलब होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए आप प्रोविजन बना सकते हो। आपको लगता है कि ये मेरे डेटर बैड हो जाएंगे तो उसके लिए आप प्रोविजन बना सकते हो। आपको लगता है कि ये मेरे डेटर बैड हो जाएंगे तो उसके लिए प्रोविजन बना सकते हो लॉस के लिए। आपको लगता है कि ये मेरे जो डेटर्स हैं इनको, इनसे जो मैंने पैसे लेने हैं, ये मुझे मेरे से पैसे देते वक्त डिस्काउंट जरूर मांगेंगे, तो उसके लिए एक्सपेक्टेड डिस्काउंट, आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हो। पर एक्सपेक्टेड इनकम नहीं रिकॉर्ड कर सकते एडवांस में, मतलब प्रोबेबल इनकम नहीं जा सकते। वी में प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नॉट फॉर प्रोबेबल इनकम गेन्स और इनकम्स। मुझे लगता है कि मुझे डिस्काउंट मिलेगा, नहीं, इसकी प्रोविजन नहीं बना सकते, इसकी प्रोविजन नहीं बना सकते। ठीक है जी, इसलिए जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जो आपने देखा होगा +1 में, कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड होती है। कोस्ट और
NRV विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लॉस के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं। एग्जाम्पल बता देता हूं कैसे। अब मान लीजिए एक इन्वेंट्री थी, अपना स्टॉक था, उसको हमने खरीदा कितने पे था? दो केसेस ले लीजिए, पहला दूसरा, कोस्ट NRV। ठीक है जी, कोस्ट कितनी है यहाँ पर? 100, NRV कितनी है? 120। तो यहाँ पर हम रिकॉग्नाइज कितने पे करेंगे? 100 पे, विच एवर इज लेस, है ना? क्यों किया? अब वैसे तो मार्केट में उसका वैल्यू कितना है? 120 रुपये। मान लीजिए बढ़ गया हुआ है ना, 120 हो गया। अब मान लीजिए कहते हैं कल को 120 से नीचे, अब मान लीजिए आज हम क्या करते हैं, इसको 120 पे ले आए, मार्केट वैल्यू पे ले आए, पता लगे इसकी वैल्यू आगे जाके कम हो गई, तो पहले आपने प्रॉफिट दिखा दिया, फिर आप बाद में लॉस दिखा रहे हो। कहते ये कोई अक्लमंदी तो हो ही नहीं, इसलिए हम क्या है, विच एवर लेस पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। कहते ना, आपके पास अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, आपके पास पैसे सरप्लस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बेइज्जती वाला काम नहीं है ना, कोई शर्मिंदगी वाला काम नहीं है। अगर आप कोई चीज़ खरीदने गए हो, चीज़ आपने खरीद ली है, आपने अपने चेक की देखा कि वो चीज़ थी मान लीजिए 600 रुपये की, 600 की, पर आपकी जेब में निकले 500 रुपये, अच्छा नहीं महसूस होगा आपको? अब इसका उल्टा कर लीजिए, चीज़ थी 500 रुपये की, आपकी जेब में है 600 रुपये, तो आपको इतना बुरा महसूस नहीं हुआ। तो मतलब क्या है, वी मे प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नॉट फॉर प्रोबेबल गेन्स। लॉसेस के लिए हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, गेन के लिए नहीं। अब इसका ऑपोजिट कर लीजिए, कॉस्ट कितनी थी? 150, मार्केट वैल्यू कितना है? 120। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 120 का रिकॉर्ड करेंगे। क्यों 120 का रिकॉर्ड करेंगे? यहां पर देखा जाए, आप कहोगे सर यहाँ पे तो ना वहां पे लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ था ना, यहाँ पे हो रहा है लॉस। लॉस तो तब होगा ना जब बिकेगा, है ना? अभी तो लॉस, अभी मान लो सर, यहाँ पे हम ज्यूम भी तो कर सकते हैं कि मान लीजिए कल को इसकी वैल्यू बढ़ जाए 120 से, वापस इसकी भी वैल्यू 150 हो जाए, कहते कोई बात नहीं। तो प्रॉफिट, कल को प्रॉफिट आपको आ जाएगा तो अच्छी बात ही है ना। आज तो आपका लॉस ही हो रहा है, देखा जाए ना, आज की डेट में देखा जाए प्रैक्टिकली, तो आप आज तो आप घाटे में ही हो ना। 150 की चीज खरीदी थी, वो आज 120 की है, तो आप उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज 120 करोगे, ना कि 150 रुपये करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू 120 ही है। ठीक है जी, विच एवर इज लेस। चलिए जी, नेक्स्ट ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, कि हर एक ट्रांसेक्शन को जो है हम लोग मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। मतलब हर ट्रांसेक्शन को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में मेजर किया जाता है, हर ट्रांसेक्शन को डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में मेजर किया जाता है। कहते हैं हर एक ट्रांसेक्शन के टू फोल्ड ऑफ एस्पेक्ट होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, जो जैसे मैंने बोला कि ड्युअलिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री, है ना, कि वही हर एंट्री को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी, एज द नेम इम्प्लाई, एंट्री मेड फॉर ईच ट्रांसेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट, है ना। एवरी डेबिट हैज ए इक्वल अमाउंट, है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, डबल एंट्री सिस्टम जब बात कर रहे थे, कि भाई हर ट्रांसेक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट इक्वल्स टू हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है जी, और कहते हैं जो टोटल होगा वो हमेशा इक्वल होगा डेबिट और क्रेडिट का। तो ये हो गया हमारा ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, है ना। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, है ना। ये भी आपको पता है ये हमारी सेकंड कन्वेंशन आ जाती है, जिसको हम कॉन्सेप्ट्स के रूप में, कंसिस्टेंसी एक्चुअली में क्या होता है? कंसिस्टेंसी एक्चुअली में अजम्पशंस भी आप कह सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी कुल मिला के 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? जैसे हमने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की बात करी,
अकाउंटिंग पीरियड आप चाहे कैलेंडर ईयर फॉलो करो, चाहे आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो करो, या एनी अदर 12 मंथ्स फॉलो करो, पर आपको हर साल सेम अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज कंसिस्टेंटली, है ना। तो उसको हर साल सेम फॉलो करने को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। ठीक है जी। तो हर आपको साल सेम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि पिछले साल कुछ और अगले साल कुछ और। मान लीजिए डेप्रिसिएशन के लिए मेथड है, डेप्रिसिएशन के लिए जो मेथड है वो आपने, जैसे हम कह रहे थे ना कि अकाउंटिंग जो कन्वेंशंस हैं, वो ये नहीं कहते कि कन्वेंशन जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होनी चाहिए उसकी, है ना। जैसे हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए मेरी फर्म डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम फॉलो करती है, आपकी डब्ल्यूडी भी फॉलो करती है, कर सकती है ना, अल्टरनेटिव अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सभी को यही फॉलो करना है। तो मतलब क्या है, अगर कन्वेंशन में साथ में ये कंडीशन है कि हर साल सेम फॉलो करना है ना। कन्वेंशन की ही अपना केस है ना, एग्जांपल है ना ये कंसिस्टेंसी, कि आपको कंसिस्टेंटली हर साल ईयर बाय ईयर अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड्स सेम फॉलो करने हैं। अगर एक साल आपने इन्वेंट्री के लिए फीफो मेथड यूज किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अगले साल भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फीफो ही यूज करोगे। हो सकता है आप उसके लिए वेटेड एवरेज यूज कर रहे हो, लीफो यूज कर रहे हो, सिंपल एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हो, है ना। पर कंसिस्टेंटली सेम ही फॉलो करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी अजम्पशन इसको क्यों बोला जाता है, तीसरी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, जैसे मैंने आपको बोला, पहली फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन गोइंग कंसर्न थी, दूसरी एक्रूअल, तीसरी कंसिस्टेंसी। जब नहीं कुछ बोला जाता, मान लीजिए आपने पिछले साल डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, अब अगले साल जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अगर कहीं कुछ देखने को नहीं मिला मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए, तो हम क्या मान के चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे, अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो पिछले साल फॉलो किया था वही इस साल किया हुआ है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कहते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस फ्रॉम पीरियड टू अनदर पीरियड। ठीक है जी, टू अचीव द कंपेरेबिलिटी। अब ये क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, कंपेरेबिलिटी। एक साल से दूसरे साल को आप इजीली कंपेयर कर पाओ, क्योंकि आपने हर साल जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेम प्रिंसिपल के साथ सेम तरीके से फॉलो किए हुए हैं, सेम मेथड से फॉलो किए हुए हैं। ठीक है ना। एक्चुअली में मेथड चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में फर्क नहीं आया हुआ, एक्चुअली में रिजल्ट जो उन्होंने एक्टिविटी करी है उसकी वजह से डिफरेंस आया। ठीक है ना। अगर कंसिस्टेंसी कहते हैं अगर फॉलो नहीं की गई, तो यहाँ पर इंट्रा फर्म कंपेरिजन कहते हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट, मेथड्स चेंज करने की वजह से कहते हो सकता है प्रॉफिट चेंज आया हो, है ना। और कोई कारण नहीं है प्रॉफिट चेंज होने का। इजीली फिर क्या है, करेक्ट मेजर नहीं हो पाएगा, करेक्ट जो सही फेयर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, ये हो गया जी कंसिस्टेंसी। उसके बाद है जी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है, कहते हैं हमें जो लीगल फॉर्मेलिटी से ऊपर उठ के रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए। अकाउंटिंग जो है जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, यहाँ पर हमें किस तरीके से कि यूज़र के बेनिफिट्स के लिए, यूज़र के बिल्कुल फ्यूचर प्रेडिक्शन को देखते हुए करने चाहिए, है ना। जस्ट मेरे फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा परफेक्ट वे में अकाउंटिंग करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड प्रेजेंटेड इन द अकॉर्डेंस विद द सब्सटेंस एंड देयर फाइनेंशियल रियलिटी। उसकी जो फाइनेंशियल रियलिटी है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, नॉट मेयरली विद द लीगल फॉर्म। ऐसे नहीं कि आपने खाना पूर्ति करी कागजों की पूरी करी, हो गया, दैट्स इट, नहीं। फाइनेंशियल रियलिटी के साथ आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट कन्वेंशन मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या है, कहते हैं मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या परमिट करता है, अदर कॉन्सेप्ट्स टू बी इग्नोर्ड। Materiality principle permits other concepts to be ignored if the effect is not considered material.
कहते हैं बाकी अदर कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर दीजिए अगर उसका इफेक्ट जो है मटेरियल नहीं है, कोई आइटम मटेरियल नहीं है तो अदर फैक्टर्स जो है, अदर इफेक्ट, अदर जो कॉन्सेप्ट है वो इग्नोर कर दीजिए। कहते हैं ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको सभी आइटम सेपरेटली डिस्क्लोज करनी चाहिए, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। पर इसमें क्या बोला जाता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, जो आइटम मटेरियल है, जो यूजर के डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस कर सकती है, वही आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए, अदरवाइज बाकियों को नहीं करना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी आइटम चाहे छोटी अमाउंट की है चाहे बड़ी अमाउंट की है, आपको इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया करना चाहिए जिससे क्या है प्रॉफिट को जो यूजर है वो परसीव कर पाए। कहते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑल आइटम हैव सिग्निफिकेंट, जिनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या इकोनॉमिक इफेक्ट है ऑन द बिजनेस शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। जिनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए, और जो इनसिग्निफिकेंट आइटम है उनको क्या है विल ओनली इंक्रीज द वर्क ऑफ अकाउंटेंट। कहते हैं ये जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं ये अकाउंटेंट का काम ही बढ़ाएंगी, इसलिए क्या है इसको रेलिवेंट नहीं है यूजर्स को अलग से डिस्क्लोज करना, है ना। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब सम अप करके दिखा सकते हो, ठीक है जी। कहते हैं जो टर्म मटेरियलिटी है ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। जैसे कि कहते हैं इट इज ऑन द जजमेंट, कॉमन सेंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द अकाउंटेंट विच इज मटेरियल एंड विच इज नॉट मटेरियल, है ना। कौन सी चीज, कहता है ये क्या है सब्जेक्टिव है, मतलब अकाउंटेंट पे डिपेंड है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो मटेरियलिटी है वो क्या है कन्वेंशन है। कन्वेंशन हमने क्या पढ़ा था, कन्वेंशन जो है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती, है ना। सभी की सेम कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, जो सभी सेम यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, जिसकी कन्वेंशन की यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होती। अब इसका मतलब ये हुआ एक के लिए मटेरियल, एक आइटम मटेरियल हो सकती है, दूसरे के लिए मटेरियल आइटम नहीं हो सकती, है ना। तो एक चाहे तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज कर सकती है, दूसरी फर्म चाहे तो उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अब यहाँ पे मैटर ऑफ जजमेंट के ऊपर आ जाता है ना, मैटर ऑफ जजमेंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब इसके अलावा हमारा एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट पीछे रह गया था, वो था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन दैट पीरियड। मतलब जिस पीरियड के साथ इनकम बिलोंग करती है उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी पीरियड में ही रिकॉग्नाइज होंगे। मान लीजिए कोई सेल करी आपने, उस सेल के रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे उसके मैच जो खर्चे होंगे, रिलेटेड खर्चे होंगे, वो उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज होंगे जिस पीरियड में सेल एज एन इनकम रिकॉग्नाइज की गई है। दिस पीरियड इज बेसिकली ऑन द एक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, है ना। एक्चुअली में कहते दिस कॉन्सेप्ट कॉल फॉर एडजस्टमेंट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे आपने देखा होगा, आपने फाइनल अकाउंट किया होगा +1 में, तो उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने सैलरी पेड या इंश्योरेंस पेड माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कर देते थे, है ना। तो एक्रूड इनकम, एक्रूड रेवेन्यूज, तो ये सब हम मैच जो जिस पीरियड के साथ मैच करते थे उसी पीरियड में ही रिकॉग्नाइज करते थे, ठीक है जी। तो कुल मिला के ये हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में बच्चों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन किया, जिसमें हमने सबसे पहले मेथड ऑफ अकाउंटिंग किया, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जिसमें हम हर सब ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री के फॉर्म में, मतलब डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती हैं। सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स में लेकर आया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और सभी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में, डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल अमाउंट होती है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में सभी, चाहे वो पर्सनल नेचर की है चाहे वो इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में क्या हो गया रियल और नॉमिनल, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। दूसरा होता था सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में हम लोगों ने क्या किया, सिंगल एंट्री में हम लोगों ने यहाँ पर जब इनकम्प्लीट, सिंगल एंट्री को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोले जाते हैं, और यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम तब बोलो किया जाता है जब क्या है, बोला जाता है, सॉरी, सिंगल एंट्री सिस्टम
जब क्या है, जो बिजनेस एंटिटी है वो जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे, तो उसे क्या बोला जाता है, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में सिर्फ कैश कैश ट्रांजैक्शन और पर्सनल नेचर के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, बाकी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जाते, है ना। मतलब जो लिमिटेड सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो मेंटेन किए जाते हैं, बाकी जो क्या है मेंटेन नहीं किए जाते। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है जी। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल पढ़े। कॉन्सेप्ट्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा और ये आपको आगे आने वाले सभी चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं।